प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें कई बड़ी हैरानकुन पेशगोइयाँ की गई हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नून लीग आइंदा 18 माह इक़्तिदार में रहेगी और कहा गया है कि IMF की माली इस्लाहात पर अमल करने में कामयाब भी रहेगी। हुकूमत के चलने की एक वजह मुक़्तदरा की सपोर्ट, दूसरी वजह PTI की जानिब से कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक का इंतज़ाम ना होना होगा। ये रिपोर्ट जो फिच की सामने आई है, इसमें कहा गया है कि शहरी इलाकों में मुजाहिरों से मुआशी सरगर्मियाँ ख़राब हो सकती हैं। नाजुक सियासी सूरत हाल मुआशी बहाली को डीरेल कर सकती है। हुकूमत तशद्दुद के वाक़यात में इजाफे या फिर दर्दनाक मुआशी बहरान की जानिब से होने वाली एहतजाजी तहरीक की सूरत में ख़त्म हो सकती है। फिच में पेशगोई की गई है कि अगर हुकूमत जाती है तो इस सूरत में ताज़ा इंतखाबात की बजाय टेक्नोक्रेट इंतज़ामिया आएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक और इलेक्शन की सूरत में इमरान खान के हामियों की जीत के इम्कानात ज़्यादा हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि कई कामयाब कानूनी अपीलों के बावजूद बानी PTI मुस्तकबिल करीब में ज़ेर हिरासत ही रहेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर बानी PTI तमाम 100 से ज़ायद केसेस में बरी भी हो जाएं तो तवक्को है कि हुकूमत उन्हें रिहा करने की बजाय उनके खिलाफ कोई नया केस ले आएगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बानी PTI पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान हैं और ये चीज़ हुकूमत के लिए दर्दनाक माली इस्लाहात का नफाज मुश्किल बना देगी। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आप कैसे देख रहे हैं फिच की इस ताज़ा रिपोर्ट को? मईशत की ज़बू हाली तो कोई कहने वाली बात है नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम बहुत मुश्किल हालात में हैं और बड़ी दिगरगूं सूरत हाल है। पाकिस्तान की आवाम जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, उसके ऊपर मज़ीद बोझ लादना ये हुकूमत की चॉइस तो नहीं हो सकता, मजबूरी है। और मजबूरी यही है कि ऑप्शन कोई नहीं है और इस सूरत हाल में आपको आलमी इदारों से भी तावन चाहिए, दीगर ममालिक से भी तावन चाहिए और वो इसकी सूरत में होता है कि आप ये रिफॉर्म्स करें। तो वो रिफॉर्म्स क्यों करनी है? इसलिए कि मुल्क की इकॉनमी को दुरुस्त करने के लिए कुछ इक़दाम चाहिए। तो ये सारा कुछ अगर देखा जाए तो इसमें कोई अचंभे वाली बात तो है नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारे लिए नई और बड़ी चौंका देने वाली हो। इकॉनमी की सूरत हाल ख़राब है और 1.5 साल मेरे ख्याल है उन्होंने IMF के साथ जो हमारी डील है वो क्लियर हो जाने के बाद पहला 1.5 साल जो है वो डिस्बर्समेंट का और उसमें होगा कि पाकिस्तान इस अगले 6 महीने में और अगले 1 साल के अंदर वो क्या फ़ैसले लेता है, पाकिस्तान की हुकूमत क्या फ़ैसले लेती है जिससे रिफॉर्म्स का अमल बेहतरी की तरफ जाए। शायद ये इसके ऊपर कोई असेसमेंट की हो। तो कायरा साहब, ये जो 18 माह की पेशगोई है कि नून लीग 18 माह इक़्तिदार में रहेगी, फिर वो कहते हैं जब हुकूमत जाएगी तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे, फिर टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा, ये इस किस्म की पेशगोइयों को आप कैसे देखेंगे? मैंने नहीं देखी थी रिपोर्ट डिटेल में, मैंने भी उसके क्लिप्स देखे हैं। अब ये रिपोर्ट डिटेल में पढ़ी जाए तो फिर ही समझ आ सकती है कि उन्होंने ये कोई राय दी है या उन्होंने कंडीशनल बात की है कि ये IMF की शराइत पूरी हो जाती है तो क्या होगा, ना हुआ तो क्या होगा। इसके साथ भी आगे पीछे कुछ होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की रिपोर्ट्स इस तरह अनकंडीशनली जारी हो जाए, लेकिन मैंने क्योंकि वो रिपोर्ट सारी देखी नहीं है तफसील में, इसलिए अभी मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है कायरा साहब, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई को एक फैसला आया था। आज चंद दिन गुजरने के बाद बहस ये हो रही है कि ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। क्या आपके ख्याल में कोई इबहाम मौजूद है हुकूमत के जहन में या इलेक्शन कमीशन के यहाँ? आज इजलास भी हुआ इलेक्शन कमीशन का, बेनतीजा खत्म हुआ है, कल फिर एक इजलास होना है इलेक्शन कमीशन का। आपके ख्याल में ये सवाल होना चाहिए कि इसको इम्प्लीमेंट फैसले को किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ये बहस ही क्यों हो रही है? ये बहस तो नहीं हो रही जी कि इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन उस फैसले के ऊपर आरा देना सबका हक है जब फैसला हो गया। यानी अगर कोई ये कह रहा है कि वो भी नहीं, वो भी दे दिया जो नहीं मांगा था, और ये पाकिस्तान में एक नई नज़ीर कायम हुई है कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। ये आज समझ आया ये क्या होता है। तो इस तरह की जो सूरत हाल है इसके ऊपर लोग अपनी आरा दे रहे हैं और हुकूमत, मेरी इतला तो ये है या अखबारी इतला ये थी कि हुकूमत ने इस पर रिव्यू फाइल कर दिया है जी। अगर फाइल कर दिया है तो फिर ये बहस बहरहाल हुकूमत की तरफ से है कि जी ये राय दुरुस्त नहीं है, फैसला दुरुस्त नहीं है, ये आईनी तौर पे दुरुस्त नहीं है। एक जमात जो इलेक्शन कमीशन के पास अपना जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी नहीं करती और वो निशान से महरूम हो जाती है,
उस जमात को आप पार्लिमानी जमात डिक्लेयर कर देते हैं, तो ये बड़ी हैरानगी की बात है। ये कैसे हुआ? इसका मतलब है कि आइंदा से इलेक्शन कमीशन या रजिस्ट्रेशन या जमातों का जो प्रोसेस है, इसकी कोई ज़रूरत किसी को भी नहीं रहेगी। इसी तरह ये बात कि एक जमात जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया जी, उसके मेंबरान कुछ ने अपने कागजात में लिखा लेकिन सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया। जिन्होंने अपने कागजात में लिखा, अब बहुत सारी जमातों का ये होता है कि वहाँ एक से ज़ायद मेंबरान कागज़ जमा करा देते हैं उनके उम्मीदवार, और एंड पे जो सर्टिफिकेट जमा कराता है उसका नाम लिया जाता है, उसको निशान दिया जाता है। और फिर ये बड़ी हैरानगी की बात है कि निशान एक होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये बहुत अजीब किस्म का बड़ा हैरान कौन मेरे जैसे लोगों के लिए सवाल है, इसलिए कि निशान जमातों को उनकी अलामत के तौर पर दी जाते हैं कि लोग एक जमात को, उसके मैनिफेस्टो को अगर वोट देना चाहते हैं, एक लीडर को अगर वोट देना चाहते हैं, तो उनका सिंबल ये होगा। ये उस जमात को इसलिए दिया जाता है, इंडिविजुअल सिंबल किसी जमात के लिए नहीं होते। और ये सब ये अपहोल्ड कर देना बड़ी हैरानगी की बात है। और कैसे हो गया? इसी तरह की अनामलीज के ऊपर रिव्यू फाइल हुआ है, और जब तक रिव्यू है उस वक्त तक लोग कहते रहेंगे कि जिस पे अमल होगा कि नहीं होगा। हुकूमत ने भी इस्तदा की है, लेकिन कायरा साहब, अगर रोक दिया जाए, रिव्यू फाइल करने का मतलब ये तो नहीं होता कि फैसले को इंप्लीमेंट ना किया जाए जब तक कि रिव्यू का फैसला ना आ जाए। वो तो फैसला तो इंप्लीमेंट होता है और फिर रिव्यू में आप चले जाते हैं। रिव्यू में यही हुआ है, गवर्नमेंट ने इस्तदा की है कि आप इस फैसले पे अमल दरामद रोक दें। अदालत ने भी तो कमाल किया ना जी, कि आपने 15 दिन का टाइम दिया है। आइन या जो रूल्स हैं आइन के तहत बने हुए इलेक्टोरल रूल्स, वो किसी आज़ाद मेंबर को 3 दिन देते हैं कि आप किसी जमात को ज्वाइन करो। आप 15 दिन दे रहे हैं। ओके, आपका हुस्न-ए-ज़ान हो जो भी आपके ज़हन में आया जज साहब आपके, तो 15 दिन तो वैसे ही उसका टाइम अभी है। सही है कायरा साहब, लेकिन आप जिस फैसले पर हैरत का इजहार कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया कि एक जमात को सिंबल तो नहीं दिया गया लेकिन फिर वो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। जिस बेंच ने 13 जनवरी को ये जजमेंट दी थी उसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब, और चीफ जस्टिस काजी फाइसा खुद कह रहे हैं कि मेरी जजमेंट को गलत इंटरप्रेट किया गया, यानी इलेक्शन कमीशन ने गलती की। और जब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलती की तो जाहिर है फिर उसकी इस्लाह तो इलेक्शन कमीशन ही ने करनी है। तो फिर इसमें ये हैरत का बायस क्यों है कि वो तमाम लोग जो उस दिन एक जमात में जाना चाहते थे आज उनको दोबारा एक जमात में जाने का मौका दे दिया जाए? वो एक जमात के निशान पे इलेक्शन लड़ सकते थे, वो इस काम के लिए दोबारा अदालत में जा सकते थे कि आपका फैसला गलत इंटरप्रेट हुआ है, और अदालत भी खुली आंखों के साथ बैठी थी और देख रही थी। सारे जज साहिबान बड़े अदब से, सारे जज साहिबान बशमूल चीफ जस्टिस साहब, ये सारा प्रोसेस देख रहे थे। एक जमात को निशान अलॉट नहीं किया गया, इलेक्शन कमीशन ने उस पर अपनी राय दे दी, एक हाई कोर्ट ने फैसला दिया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर सुओ मोटो लेती। अगर यही सूरत हाल थी कि उनके फैसले को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा था, तो मुल्क के अंदर इलेक्शन कराया जा रहा है। इससे एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज अरबों रुपए की, जिससे मुल्क का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, वहाँ सुओ मोटो नहीं होता। ये मुल्क में जिसमें 2 शराब की बोतलों पे सुओ मोटो होते रहे हैं, यहाँ इतना बड़ा काम होने जा रहा है, मुल्क की तकदीर के फैसले होने लगे हैं, और जज साहबान ये फरमा रहे हैं कि हमारे फैसले को इंटरप्रेट गलत किया गया। आपको तो जज साहबान को, मुझे आपको तो बाद में पता चला ना कि उनका ज़हन क्या था, उनका फैसला क्या था। जज साहबान ने कहा कि हमें गलत इंटरप्रेट हुआ, वो तो जानते थे कि मिस इंटरप्रेटेशन हो रही है, तो वो तो सुओ मोटो में भी जा सकते थे। वो तो किसी भी तरीके से इस बात को इसके ऊपर नोटिस ले सकते थे कि ये हमारी इंटरप्रिटेशन नहीं थी जो इलेक्शन कमीशन ने की है। तो ये मेरे लिए बहुत हैरानगी के सवाल है। कायरा साहब, एक और चीज़ बताइए, अभी 2-3 दिन पहले जब जैसे ही ऐलान हुआ अता तारड़ साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पीटीआई को बैन करने का फैसला हुआ है, वो अलग बात है कि उसमें बाद में फिर ऐसा लगता है कि आफ्टर थॉट भी आया है पीएमएलएन के यहाँ। पीपल्स पार्टी की तरफ से इंडिविजुअली कुछ शख्सियात की तरफ से तो हमने देखा कि उन्होंने कहा कि पार्टीज को बैन नहीं होना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी का बतौर जमात कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने नहीं आया इस पर।
बिलावल साहब मुल्क में नहीं है और ऑफिशियल मौक़िफ़ हमेशा जमात का आता है CEC की मीटिंग करके। हमारी जमात के सीनियर लोगों ने बिल्कुल इस पे अपनी वाज़ेह राय दी कि हमारी राय में पीपल्स पार्टी के लिए ये बात काबिल कबूल नहीं हो सकती। ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे आई और हमने बिल्कुल ये बात कही कि भले सॉलिड एविडेंस भी हो, भले रीजनिंग ठीक भी हो, इवन देन जमातों पे पाबंदी लगाना ये मसले का हल नहीं है। एक जमात भले फाशिस्ट रवैये से चल रही है, भले बर्बादी की तरफ चीज़ों को ले जा रही है, आपने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के जरिए, आप गुस्से में आकर उसको नहीं रोक सकते, आप उसके किसी भी इंतजामी हुक्म से उसको नहीं रोक सकते, आपने उसको सियासी रास्ते से रोकना है, भले ये रास्ता लंबा भी हो। इसमें पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों की वाज़ेह राय है। सही है, तो इस पर आइंदा मीटिंग में फिर हम तवक्को रखेंगे, गौर किया जाएगा और उस पर पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आएगा। देखिए, अभी तक तो ये काबीना का फैसला नहीं आया। काबीना के फैसले से पहले अगर हुकूमत ने हमारी जमात से जिस तरह के कुछ हमारे मेंबर्स की राय थी कि हमसे नहीं मशवरा किया गया, वो मशवरा करेंगे तो हमारी जमात यकीनन इकट्ठी होगी। वो CEC की मीटिंग करेंगे या कोर कमेटी की मीटिंग करेंगे और उसमें बैठ के इस पर फैसला करेंगे। सही है। और कायरा साहब, ये एडहॉक जजेस के हवाले से आपकी राय क्या है कि क्योंकि PTI ने इसको अपोज कर दिया, PMLN ने इसकी बड़ी वाज़ेह हामी है, आइन में अगरचे इसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन मौजूदा हालात में क्या एडहॉक जजेस का लगाया जाना है, इसको अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ मिलाकर देखा जा रहा है, तो इस पर इस मौजूदा हालात में आपकी राय क्या होगी? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आपको इलेक्शन कमीशन के फैसलों पे एतराज़ है और उसके इक़दामात पे आपको शक है, फिर इलेक्शन कमीशन को तो मुअत्तल कर देना चाहिए सारे, फिर इस फैसले की रोशनी में। ये तो नहीं हो सकता भाई। सवाल है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसको तातुल में तो नहीं डाला जा सकता। उसके किसी एक अमल को अगर अदालत के कुछ जज साहिबान ने नामुनासिब या गलत करार दे दिया, हालांकि मेरी नज़र में अदालत को उससे बहुत पहले कॉल पड़ना चाहिए था कि उनके फैसले की मिसइंटरप्रिटेशन हो रही है, इस वक्त इस जहां तक जाने के बाद नहीं आना चाहिए था, ये आफ्टर थॉट नहीं होने चाहिए थे। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब सवाल ये है कि इस वक्त आगे बढ़ने का रास्ता क्या था? आगे बढ़ने का रास्ता यही था कि ये लोग जो इलेक्शन लड़े, उनको अगर कंप्लेंट्स हैं तो वो ट्रिब्यूनल में जाते, और ट्रिब्यूनल के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट जो है रिटायर्ड जजेस की या साबिक जजेस की, ये कानून में भी मौजूद है, माजी की एक वाज़ेह प्रैक्टिस मौजूद है। अगर आप समझते हैं कि इन हालात में इलेक्शन कमीशन अगर उनको लगाता है तो ये बड़ा गलत फैसला है, तो मैं नहीं समझता कि फिर इलेक्शन कमीशन को ही काम करने देना चाहिए। फिर हमें इसको डिसबैंड करके इलेक्शन कमीशन का काम भी किसी और के सुपुर्द कर देना चाहिए। सही है सर, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तो गलती की तरफ निशानदेही किए गए। इलेक्शन कमीशन के अमल को बदनीयती से मबनी तो नहीं करार दिया गया ना? गलती नहीं। इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि आपने हमारी राय को, हमारे फैसले को मिस इंटरप्रेट किया। सही। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन और होती है, मिस इंटरप्रिटेशन और होती है। मिस इंटरप्रेट किया, मिस इंटरप्रेट गलत करना, एक गलती हो जाना जी, ये दो अलग चीजें हैं। बहरहाल जो भी है, अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन, फिर मैं वही कहूँगा, इलेक्शन कमीशन ने अगर इंटरप्रिटेशन गलत कर दी थी तो चीफ जस्टिस साहब समेत पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठी थी और वो सुन रहे थे, देख रहे थे, उसके इफेक्ट देख रहे थे, मीडिया में उस पर डिबेट देख रहे थे, इलेक्शन के दौरान सारा कुछ देख रहे थे, इलेक्शन के बाद सब कुछ देख रहे थे। वो सो मोटो लेके भी अपनी वजाहत कर सकते थे, और ये वजाहत अगर इलेक्शन से कबल होती तो ज्यादा मौजू होता, ताकि ये क्यास क्रिएट ही ना होती। ठीक, सही है। एडहॉक जजेस के बारे में बताइए ना सर, कि मौजूदा हालात में कि जब 17 जजेस पूरे हो चुके हैं, माजी की प्रैक्टिस है, कानून में उसकी गुंजाइश मौजूद है। अब ये सारे अखलाकी तकाजे, अब ये सारे जो नाजो नैम हैं, ये एक जमात के इसलिए पूरे किए जाएं कि जी एक सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में फैसला दे दिया है और उसको वो कुछ दे दिया है जो उसने मांगा ही नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट PTI पे इतनी मेहरबान है, लिहाजा अब सारे फैसले जो हैं आइंदा वो उसी फैसले की नज़ीर में देखने चाहिए। मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं हो सकता। सही है। कायरा साहब, बस आखिर में 2-3 मिनट में चाहूँगा कि मौजूदा हालात पर ज़रा आपकी राय मालूम कर लूँ
चीज़ें 8 फरवरी को हम एक ज़ाहिर नई डायरेक्शन में शुरू हुए, हम नई होप्स के साथ आए, लग रहा था कि चीज़ें बेहतर होंगी, मुल्क के हालात बेहतर होंगे, इस्तेकाम आएगा। ये सब चीज़ें शायद नहीं हो पा रही। बहुत सारे लोगों के ख्याल में मुल्क में वो इस्तेकाम, वो इन्वेस्टमेंट, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो सब चीज़ें नहीं हो रही। आपके ख्याल में रास्ता क्या है? कुछ मिल बैठ के कोई और हल निकालने की ज़रूरत है? दोनों सूरतें हैं ईसा, मिल बैठ के हल निकालने की और देरपा और पायदार हल के लिए एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी का जिक्र वजीर आजम साहब भी करते रहे, मेरी जमात भी करती रही, बार बार करते रहे। जब खान साहब हुकूमत में आए थे उस वक्त करते रहे, उनकी हुकूमत के दौरान करते रहे, अपनी हुकूमत में करते रहे और आज भी कर रहे हैं। एक तो ये पहलू है कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमी के जो हालात थे उसके ऊपर आलमी इदारों का एतमाद खड़ा करने के लिए आपको कुछ इक़दाम उठाने हैं, फिर उसके रिजल्ट देखने हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन। कुछ फैसले हो गए ना, अब उन फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन देखनी है। उस इम्प्लीमेंटेशन के नतीजे में आपके ऊपर एतबार खड़ा होगा। उसमें कोई 6 महीने साल तो लगेगा। कोई फिक्स तो है कोई नहीं, कोई बटन तो है नहीं लगा हुआ कहीं कि आप उसको ऑन ऑफ करेंगे और रवैये बदल जाएंगे। जो ओवरसीज की इन्वेस्टमेंट आती है वो आपकी इकोनॉमी की सूरत हाल, आपकी मुल्क की सूरत हाल को देख के यकीनन पाकिस्तान के दुश्मन यहाँ पे सिक्योरिटी सूरत हाल को भी ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी तौर पे PTI ने जिस तातुल का शिकार किया हुआ है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के खिलाफ बाहर भी वो लॉबिंग कर रहे हैं, मुल्क के अंदर भी जो उन्होंने हिजान बरपा रखा है और मीडिया, सोशल मीडिया के अंदर भी जो कुछ है, उससे अदम इत्मीनान तो है। फिर लोगों में महंगाई और उसके असरात भी हैं। जो फैसले गवर्नमेंट ने किए ये अनपॉपुलर फैसले हैं, ये बड़े तकलीफ दे फैसले हैं, ये अवाम के लिए भी तकलीफ दे हैं और हुकूमत के लिए भी, लेकिन और कोई चारा नहीं है इन फैसलों के, लिहाजा वो फैसले भी लिए गए। अब इस सारे अमल के नतीजे में हुकूमत पॉपुलर नहीं हो जाएगी। हुकूमत को अपने अगले अमल को जारी रखना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ ये फैसले अमल दरामद कराने चाहिए और जहाँ मुमकिन हो सके लोगों को रिलीफ देना चाहिए। आम आदमी के हद तक कम से कम रिलीफ जरूर कोशिश करनी चाहिए और कुछ टाइम हमें सब्र करना होगा। अगर मीडिया ये समझे कि 3 महीने में रिजल्ट क्यों नहीं आया, तो 3 महीने में आप तो बमुश्किल IMF को राजी कर पाए हैं पिछले प्रोजेक्ट में, और अभी आपने अगला उनसे डील करनी है। और आपकी इकोनॉमी के अंदर बेहतरी के आसार बिल्कुल हैं। जो इक़दाम हमारी पिछली 1.25 साल की गवर्नमेंट ने उठाए उसके समरात हमें मिले हैं और अब भी उसके समरात मिल रहे हैं। स्टॉक मार्केट बेहतर जा रही है, एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आनी शुरू हुई है। पाकिस्तान के अंदर बड़ी मुश्किलात है, यकीनन हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा है, कास्ट ऑफ बिजनेस बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, गैस बहुत महंगी है। लेकिन इन सारे कामों के लिए गवर्नमेंट ने अगर ये बर्डन बर्दाश्त करना है तो फिर गवर्नमेंट के पास रिसोर्स चाहिए और रिसोर्स टैक्सेशन से आएंगे या उसकी बेटर इम्प्लीमेंटेशन से आएंगे। और आखिरी गुजारिश ये है कि जो हमारे यहाँ एक मसला आम बन गया है कि हम हुकूमत से क्विक फिक्स चाहते हैं, यानी तनख्वाहदार पे टैक्स ना लगे, जमींदार पे टैक्स ना लगे, एक्सपोर्टर पे टैक्स ना लगे, बिजली के रेट महंगे ना हो और हुकूमत सब कुछ ठीक कर दे। तो ये जो कहा जाता है कि जी आप अपना जो टैक्स कलेक्शन है इसको बेहतर करें, तो ऐसा टैक्स कलेक्शन की मशीनरी तो वही है ना जी। इसकी जगह एकदम नई मशीनरी तो भर्ती नहीं हो जानी। इनको निकाल के बाहर करेंगे तो अदालतें आ जाएंगी, आप मीडिया वाले खड़े हो जाएंगे। तो नए कहाँ से लाएंगे? अमेरिका से, जापान से? हमारे ही मुल्क के लोगों ने करना। ये ग्रेजुअल बेहतर होगा। हाँ, सिम्मत बेहतरी की तरफ है, लेकिन ये सिम्मत बहरहाल लोगों के लिए तकलीफ दे है और ये तकलीफ अभी फौरी तौर पे हल होती भी नजर नहीं आती। इन अगले 6 महीने साल में ये सारी तकलीफ का इलाज निकलता नजर नहीं आ रहा। और अगर किसी के पास वो हल है तो किसी जमात के पास है, किसी फर्द के पास है, किसी टेक्निकल एक्सपर्ट के पास है, तो खुदारा वो मीडिया के जरिए कौम के सामने रखे और हुकूमत उस रास्ते को चुने, वो रास्ता अडॉप्ट करे। जिस जमात के पास भी है वो रास्ता दे। वो PTI के पास है तो वो बता दे कि ये तरीका कार है, वो जमात इस्लामी के पास है, वो किसी और के पास है, किसी इकोनॉमिस्ट के पास है, ताकि हम भी हुकूमत से बात करें कि भाई ये काबिल अमल तजावीज़ है। एक है ख्यालात, एक है आइडियाज, वो है विश लिस्ट, तो वो दिखाएं ताकि वो रास्ता इख्तियार कर लिया जाए। ठीक है, राइट सर, बहुत शुक्रिया कमरजमान काया साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
खुशामदीद कहते हैं, जैसा कि पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि जो मुतासरा फरीक हैं इस फैसले के जो सुप्रीम कोर्ट से आया है, उन्होंने इंडिविजुअली भी सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया और वो समझते हैं कि हमें सुना नहीं गया और फैसला आ गया, हमें सुने बगैर कैसे फैसला आ गया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का आज इजलास हुआ है और ये इजलास बेनतीजा खत्म हुआ है। इलेक्शन कमीशन किस मखमसे में है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अली बुखारी साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब, खुशामदीद। हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अली बुखारी साहब, पहले तो ये बताइए कि ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट से आया, आपके हक में आया, दायरा आप इस पर बड़ा खुश हैं, लेकिन वो मखसूस नशस्तों पर जो लोग हुकूमती जमात से और हुकूमती इत्तेहाद से मुंतखब हुए, वो कह रहे हैं कि जी हमें तो सुना ही नहीं गया, हमें सुने बगैर फैसला आ गया। वो इंडिविजुअली भी रिव्यू में जा रहे हैं। देखिए असद भाई, अब 2-3 चीज़ें हैं। अब तो क्योंकि फैसला आ चुका है, आपने भी पढ़ लिया, बाकी लोगों ने भी पढ़ लिया। इशू ये है कि उनका स्टेक क्या है। नंबर 1 कि कभी वो कहते हैं बैठ के कि जी इनको सीट्स क्यों मिल गई, क्योंकि ये पार्टी नहीं बने, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का था। अच्छा, जब मैं कहता हूँ कि नहीं यार, कमर शोजब हमारी वुमेन पाकिस्तान विंग की प्रेसिडेंट है, उनकी तरफ से पटिशन फाइल हुई थी और वो क्लब हुई थी, तो कहते हैं नहीं नहीं हमें नहीं सुना गया, हमें दे दें। तो यार बात यह है कि आप कान इधर से पकड़ें या इधर से पकड़ें। बात यह है कि जो मुतनासिब नुमाइंदगी है, मतलब आप छोड़ दें सारी चीज़ों को। मैं कहता हूँ 2 मिनट के लिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी एक साइड पर रखें। अब ये देख लें कि मुतनासिब नुमाइंदगी है रेशो जो आपकी नेशनल असेंबली में बैठेगी। व्हाट इज़ द रेशो? 265 सीट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विद सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशंस। उसके साथ उस रेशो से आपको मिलनी है 70 सीटें, जिनमें से 60 सीटें आपकी आनी है वुमेन की और 10 आनी है आपकी माइनॉरिटी की। दैट्स इट। ये फिलॉसफी है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उससे बाहर तो कोई भी नहीं है ना। अब मुझे एक बात आप ये कह रहे हैं कि सलमान राजा साहब जो है वो पीटीआई के वकील थे, कमल शोजब जो थी वो है ना, फरीक थी, लेकिन उन्होंने तो ये तो नहीं मांगा था ना जो उनको मिला। ये तो देखें, ये बात ये है कि ये तो वो बात होगी ना कि मैं एक बात चीज को तो मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूँ, आप जो टीवी प्रोग्राम उठा के देखेंगे ना, उसमें मैं ये कहूंगा कि यार हमें मिले ना मिले, इनको नहीं मिल सकती। वो ठीक है, मैं ये बात आज साहब ने कहा था कि मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दें, ये उन्होंने नहीं कहा तहरीक इंसाफ। अब इशू ये हुआ कि जब इसको आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन पुट होता था ऑनरेबल बेंच की तरफ से, हाफ सच मत बोले, पूरा सच बोले। पूरा सच तो ये था कि आपने 13 तारीख का जो डिसीजन आया था, ये उसकी ऑफ शूट है सारी की सारी। मैंने इलेक्शन NA48 से पेपर्स जमा कराए, मैं बैठा हूं वहां पर अपना टिकट लेके, 4 बजे खत्म होगा, नहीं जी 6 बजे खत्म होगा, 8 बजे खत्म होगा, 10 बजे खत्म होगा, 12 बजे, अच्छा नहीं जी आप आजाद उम्मीदवार। दैट व्हाट हैपेंड, दैट वाज हैपेंड ना, इससे तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। वो हुआ क्यों? वो उस जजमेंट के तहत हुआ जो 13 तारीख को दी गई। नहीं, उसकी मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से हुआ। अब मिस इंटरप्रिटेशन किसने की? मिस इंटरप्रिटेशन ECP ने की। ECP ने की। मैं कहता हूं जी छोड़ दे सारी चीजें, मैं किसी की तरफ नहीं जाता हूं, मैं डायरेक्टली ECP के ऊपर आ जाता हूं। तो ECP ने जो मिस रिप्रेजेंटेशन की, सफर कौन हुआ किया, किसने उसके अंदर? मैंने सफर किया, PTI ने सफर किया, हमारी पार्टी इमरान खान के वोटर्स ने सफर किया। फॉर व्हाट पर्पस? कि 4, 8, 9, 10 बंदे चले जाते हैं। वो किधर है वो नौरीन जो कहती थी मैं भी PTI की हूं जी और मुझे मौका नहीं मिला? कहां से कॉन्टेस्ट किया उन्होंने इलेक्शन? नोवेयर, आउट ऑफ ब्लू। कौन आया कोई पता नहीं, कोई क्रॉस नहीं हुआ, कोई उनका एग्जामिनेशन चीफ, कुछ भी नहीं हुआ, और उठा के 25 करोड़ अवाम के वोट्स को उठा के परे मार दिया गया। ऐसे नहीं होता। आपने जब चलना है तो आपने डे फर्स्ट से लेके चलना है आपने अभी तक कि ये कैसा इलेक्शन है कि फॉर्म 45 उठा के 50-50 हज़ार वोट से 45-45 हज़ार वोट से लेके जीत के बैठे हुए हैं, और आपके ECP कहती है नहीं। अच्छा, हुकूमत क्या कहती है? नहीं नहीं नहीं, रिटायर्ड जजेस के पास जाएं। और यार लॉ कह रहा है 60 दिन में, 180 दिन में खत्म करें, कर दो खत्म। यार भागने से चीजें छुपती नहीं है। देखे ना, मैं बाहर सूरज निकला हुआ, मैं उंगली रख के कहूंगा सूरज के आसाम में छुप जाएगा, नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज अभी कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, हाफिज एहसान अहमद साहब, वो ये कह रहे थे कि ये तो हमें तो चले इस फैसले के बाद पता चला ना कि इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रिटेशन की है, लेकिन जिन जजेस ने 13 जनवरी का फैसला लिखा था उन्हें तो अगले ही दिन पता चल गया था कि मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है। हमारा फैसला ये नहीं है, हमारा फैसला ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ को एक पार्टी ना समझा जाए, वो एक जमात है और जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जजेस ने फिर उसी दिन या अगले दिन उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए कि गलत इंटरप्रिटेशन हो रही है, सू मोटो क्यों नहीं ले लिया या उसकी वजाहत क्यों नहीं कर दी और ये क्यों नहीं कहा, और वो 3 महीने तक या 6 महीने तक, इनफैक्ट अब तो 6 महीने हो गए जनवरी से लेकर अब तक, 6 महीने तक खामोश क्यों बैठे रहे? हाफिज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि फ्रॉम डे 1 ये इशू नहीं था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कि PTI एंटाइटल है या नहीं है। इशू ये था कि SIC एंटाइटल है या नहीं है, एक ये इशू था। दूसरा इशू उसके अंदर ये था कि क्या दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज को सीट मिली है आर्टिकल 51 के नीचे, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला ठीक था या उसको पेशावर हाई कोर्ट के 5 मेंबर्स बेंच ने जो एंडोर्स किया वो ठीक था,
या उसी बुनियाद के ऊपर 6 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लीव ग्रांट की थी। अगर इन दोनों एस्पेक्ट्स को देखा जाए तो इस फैसले के अंदर दोनों चीजें वाज़ेह हैं। एक ये वाज़ेह है कि आर्टिकल 51 के नीचे जो है वो SIC एंटाइटल नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गई थी इलेक्शन कमीशन से होते हुए, पेशावर हाई कोर्ट से होते हुए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दूसरी चीज ये भी बात वाज़ेह आई इस फैसले के अंदर कि PTI जो थी वो एंटाइटल थी इन सीट्स के अंदर, लेकिन PTI हमारे पास नहीं थी। और ये भी एक इंटरप्रिटेशन इस फैसले के अंदर है, और वो फ्रॉम डे वन जो है कि ये है कि जिस पे मैंने भी ये कहा था कि आर्टिकल 51 6D और E के नीचे सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी क्वालिफाई करेगी रिजर्व सीट्स के जो अपने प्रोपोर्शंस के हिसाब से लेगी। ओवर एंड अबव कोई पार्टी जो है वो सीट नहीं ले सकती, और उस हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो था वो लॉ के मुताबिक नहीं था। अब बात ये नहीं है कि जी ये है या ये है कि SIC, बात ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 185 की जो नीचे जाके जिसका फैसला किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के मुताबिक है या नहीं, ये बहस सिर्फ इस हद तक है। और दूसरा इस चीज के अंदर है कि जो पॉलिटिकल पार्टी वाला मामला था PTI का, PTI को 210 जो सेक्शन इलेक्शन एक्ट का था या सेक्शन 215 का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एंडोर्स किया था इलेक्शन कमीशन के अंदर, उसके अंदर जो था PTI एज ए रजिस्टर्ड पार्टी तो मौजूद थी, लेकिन एज ए रजिस्टर्ड पार्टी उन्हें ये नहीं था कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हाँ, इलेक्शन लड़ सकते थे, लेकिन अगर उन्होंने जीत के भी आए थे, उनके कैंडिडेट से आना था, चूंकि वो आपका रूल 92 94 ये कहता है कि सिर्फ आर्टिकल 51 के अंदर वही पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल होगी जो सेक्शन 104 को कंप्लाई करेगी या इसका इलेक्शन सिंबल आएगा। तो दो चीजें जो है वो कंफ्यूज की जा रही हैं इस चीज के अंदर कि जी PTI बैन थी या PTI को एज ए पार्टी के तौर पर ट्रीट नहीं किया गया था। PTI एज ए रजिस्टर्ड पार्टी थी, लेकिन आर्टिकल 51 के अंदर आपको जानने के लिए आपको सेक्शन 210 का सर्टिफिकेट और सेक्शन 215 की एंडोर्समेंट चाहिए थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जो PTI के पास नहीं थी। अब दूसरा उसका एस्पेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके 39 मेंबर्स जो थे जिन्होंने डिक्लेरेशन ये दिया कि हम PTI के कैंडिडेट्स हैं, और 41 ऐसे हैं कि जिन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन 41 को जब आर्टिकल 51 के अंदर एक दफा आप कर लेते हैं, डिक्लेरेशन दे देते हैं 3 दिन के अंदर अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अब इन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो बात ये आई है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड किया है। सही, बिल्कुल। लेकिन सर अपनी जो अपनी उनकी जुरिस्डिक्शंस है उसमें एक 187 भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि कंप्लीट जस्टिस का कॉन्सेप्ट है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंप्लीट जस्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकती है। नहीं, तो ये असद ये बिल्कुल बात ठीक है। 187 जो आपका कंप्लीट जस्टिस है वो भी सब्जेक्ट टू द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 175 जब स्टार्ट होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो वो ये स्टार्ट ही यही करता है कि सब्जेक्ट टू द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कि पाकिस्तान की कोई अदालत सुप्रीम कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट तक कोई ऐसी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगी जो उनको कानून या आइन उनको देता नहीं है। अब इसके अंदर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 185 के नीचे फैसला कर रही थी, और 185 के अंदर वो कह देती कि ये एंटाइटल नहीं है और वो भी एंटाइटल नहीं है, और उसके बाद जब वो एंटाइटल नहीं है तो जो एक कॉज ऑफ एक्शन था, जो शायद PTI जो थी वो एक पॉलिटिकल और लीगल कंफ्यूजन का शिकार थी शुरू के अंदर, वो दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती कि जी सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को अंडू कर दी है, लिहाजा हम आपके पास दोबारा है, और वो जो फैसला करती उसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट जाके तो फिर इस मामले को 104 को देखती कि जी क्या ये 104 की लिस्ट कंपल्सरी है या नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि इतना जो बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच किया है, जुडिशियल ओवररीच किया है, या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन है, या रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, या एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर दी है इस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि ये जुडिशियल क्रिटिसिज्म आना नहीं था। अदरवाइज पॉलिटिकली बिल्कुल ठीक है कि पॉलिटिक्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है, लेकिन आइन और कानून के ताबे होकर ये फैसला नहीं हुआ। यहां तो बात उस फैसले के मुताबिक 80 लोगों की हो रही है, बाकी 8 की क्या पोजीशन है, इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अली बुखारी साहब, ये बताइए कि ये हम 80 लोगों की बात करें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो चले गए थे, 39 वो जिन्होंने डिक्लेरेशन दिया, 41 वो जिन्होंने नहीं दिया था, उनको अब मौका दिया है। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब, उमर अयूब साहब, औरंगजेब खिच्ची साहब और ब्रिगेडियर घुमन साहब, ये 8 लोग वो हैं जिन्होंने जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में नहीं गए थे। इनका इस वक्त क्या स्टेटस है? ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? जी असद भाई, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका। मैं पहले 2 चीज़ें इसके पीछे से स्टार्ट करूंगा ताकि सारा का सारा आपको इजीली सब सुनने वालों को भी इसका पता चल जाएगा व्हाट इज़ द क्राइटेरिया इन इट। देखें, इलेक्शन होने के बाद विद इन 3 डेज आपने आज़ाद उम्मीदवारों ने किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ गई। अब इलेक्शन आज़ाद क्यों हुए? जैसे ये अभी हाफिज साहब कह रहे थे, यार मैंने पेपर्स जमा कराए, मैंने पीटीआई का लिख के जमा कराया, आज़ाद भी जमा कराए, 5-5 पेपर्स एक बंदा जमा करा सकता है। उन्होंने कहा जी बल्ला तो उस निशान नहीं है, सो देयर इज़ नो पीटीआई। अगर आप पीटीआई के हैं भी, मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ सारे आर्गूमेंट्स, तो उसके बाद जो बैलेट पेपर आएगा उसमें मेरा निशान ही नहीं होगा। ठीक है, जिसके लिए उन्होंने मुझे पैराशूट निशान दे दिया और कहा जी जाएं जी, आप आज़ाद हैं, आपकी पार्टी की बस नहीं, आप डिक्लेरेशन दें, जो कुछ मर्जी करें। नंबर 2 चीज़ ये यहाँ से क्लियर हो गया, जब आप जीत जाते हैं, जीत के असेंबली में चले जाते हैं, तो विद इन 3 डेज आपने क्यों किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन करना है? ताकि प्रोपोर्शनेट जो आपकी है, जो आपका तनासब है, उसके मुताबिक से जो स्पेशल सीट्स हैं, जो वुमेन सीट्स हैं, जो आपकी माइनॉरिटी सीट्स हैं, वो उनके मुताबिक चला। जब बड़ा सीधा सा, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये आम फैम इंसान को भी पता है कि ये वजह थी। अब हुआ यह कि जब आपकी SIC गई, उसके अंदर मैं पेश भी हुआ, अली जफर साहब पेश हुए, हम ECP में हम बार बार कहते थे कि आप पार्टी को आपने दी हुई है, इसका नाम नहीं है, उसका नाम नहीं है, इसका नाम नहीं है। भाई व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ लॉ? किस लिए बनाएगी ये जो 80 बंदे हैं, 88 बंदे हैं, 90 बंदे हैं, 92 बंदे हैं, ये जीत के आए हैं MNA, ये सारे के सारे आ गए हैं, ये लोगों ने वोट्स दिए हैं, जीत के आए हैं, इनको बिठा दिया। आप SIC के सर्टिफिकेट इन्होंने इशू कर दिया, 41 ने कर दिया, मैं कहता हूँ 92 तो हो गए ना एक साइड पे। अब इनको तो इनके मुतनासिब नुमाइंदगी मिलेगी, वो आपने उठा के दूसरों को दे दी। सिंपल सी क्राइटेरिया, कुछ में रॉकेट साइंस नहीं। अब आ जाता हूँ आपके क्वेश्चन के ऊपर। जब हमने भी टिकट जमा कराए, जब हमने भी पेपर्स जमा कराए, वहां पर भी हमसे एफिडेविट लिए गए। ठीक है, अब जब यहां पर आप आ गए, यहां पर चले गए, अब गौहर साहब हो गए, उमर अयूब साहब हो गए, एक जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी है, एक जो है प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ द पार्टी है। पार्टी कौन सी? जिसको 11 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि पार्टी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ठीक है, और हमारा स्टांस ये था, डे फर्स्ट से हमारा स्टांस है था। हमने 1 दफा इलेक्शन कराए, 2 दफा कराए, यू नो कि 1 साल तक ECP ने हमारे इलेक्शंस के ऊपर पिटीशन डिसाइड ही नहीं की। अब बैरिस्टर गौहर साहब और उमर अयूब साहब आप PTI में जा सकते हैं? PTI तो अब PTI है, वो दे आर इन द PTI राइट नाउ। अब तो कोई बार ही नहीं रह गया। अब ये 39 में जिन्होंने डिक्लेरेशन दिया था उसमें शामिल है। बुखारी साहब को ना कहें, मैं बताता हूँ इसके अंदर नहीं, वो ये 39 में है जिन्होंने डिक्लेरेशन दिया था। ये देखे ना, ये तो आगे इनकी तो अपनी आइडेंटिटी। अब तो PTI राउफ हसन साहब से ये पूछा था, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, ये वकील से पूछे। 39 असद ये 39 में है ना, 41 किसमें है फिर? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये PTI में तो फिर तो 39 में होना चाहिए। मजाक से अली भाई से बोले, फिर मैं बताता हूँ। चले आप बताएं पहले। एक्चुअली PTI का हमने अपना आइडेंटिटी PTI की भी जिंदा रखी। हमारा डे फर्स्ट से यही व्यू था कि जी PTI जो है वो पार्टी एग्जिस्ट कर रही है। एक अगर कॉम्प्लिकेशन भी कोई होगी, मैं कहता हूं सारी बातें होगी। जिन्होंने डिक्लेरेशन दिया हुआ है वो है 39 बंदे जी, ये 8 उसमें शामिल है या नहीं, ये बताएं। देखें ना, हमारे 92 आते हैं, अगर काउंटिंग करें 39 और 41 उनमें से तो नहीं आते। उनमें तो नहीं आते। तो बात यह है कि ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब मौजूद हैं और चेयरमैन जो हैं वो गौहर साहब मौजूद। दैट्स व्हाई कि वो उन्होंने नहीं दिया। चांस मिला है कि नहीं कि ये भी जमा करा सके? ये तो पार्टी के हेड हैं। देखें, हमने अपनी भी कोई एक पॉलिसी बनाई हुई थी कि कैसे होगा। देखें ना, जब कैसे होगा मुझे ये समझ नहीं आ रही ना। 39 तो क्लियर हो गए, 41 को अब मौका दिया गया है। इनको मौका दिया गया कि नहीं दिया गया, ये कहाँ आएंगे? ये तो अपनी पार्टी में ऑलरेडी है। ये तो ऑलरेडी PTI आजाद हैसियत है इनकी। देखें, ये तो PTI की ऑलरेडी। हाफिज साहब जरा करें ना इस कंफ्यूजन का, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये है कि 39 तो मान लिया कि जिन्होंने एफिडेविट दिया और अदालत ने भी कहा कि जी ठीक है। 41 वो हैं कि जिनका एफिडेविट जो है वो SIC का गया, चूंकि SIC एंटाइटल ही नहीं है, तो अदालत ने उन 41 का सर्टिफिकेट जो है वो रिवर्स करके उन्हें ओपन कर दिया। ठीक। अब ओरिजिनल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया वो है आर्टिकल 51, जिसके अंदर किसी को दो राय नहीं है। उस पे अली भी यही कहेंगे। वो ये है कि आपने 3 दिन के अंदर अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है।
अब जो 41 या 39 थे उन्होंने SIC को ज्वाइन किया, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का एडवांटेज उन्हें फैसले का आएगा और वो अपना फैसला दोबारा करेंगे कि हमने किस तरफ जाना है। अब 39 ने तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज कर गई, 41 दे के तो वो जो क्लॉक है वो शुरू हो जाएगा 15 डेज वाला। अब ये जो लोग रह गए हैं, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनएलिजिबल है, क्योंकि जो इनका 3 दिन का टाइम था, इनका तो इशू नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कोई इंडिपेंडेंट अगर रह गया है तो वो दोबारा आर्टिकल 51 का क्लॉक जो है वो चलेगा। तो लिहाजा जितनी देर तक असेंबली का टेन्योर ये रहेगा, दे वुड रिमेन इंडिपेंडेंट और ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकेंगे जो असेंबली के अंदर मौजूद है, चाहे वो PTI भी अब आ गई है। आपके सामने सेनेट के इलेक्शंस के अंदर मुस्लिम लीग वाला आपके सामने एक आया था कि जिसके अंदर वो कैंडिडेट्स जब आए और आज तक वो कैंडिडेट्स जो है वो इंडिपेंडेंट के तौर पर रहे थे। तो लिहाजा ये देखें, अगर हाफिज साहब हमें पता नहीं है ना, हो सकता है बैरिस्टर गौहर ने डिक्लेरेशन दिया, वो कहते हैं मैंने नॉमिनेशन दे दिया तो ठीक है ना सर, अगर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी सर अगर वो दिया हुआ है, अगर असद सवाल तो ले लेना सर, अगर वो दिया हुआ है, मेरा सवाल अगर वो दिया होता तो SIC का ही देना था ना। अगर SIC का दिया होता तो मैं वो बात नहीं कर रहा, लिस्ट में जाना था। नहीं हाफिज साहब, इलेक्शन लड़ते हुए अगर उन्होंने वो डिक्लेरेशन दिया हुआ है, ना वो नहीं आया, क्योंकि वो आपका जो एनेक्सर लगा है ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो 12 जुलाई का आया है, उसके अंदर वो एनेक्सर लगा हुआ है 39 लोगों का जिनका रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरफ से आया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने एनेक्सर A के ऊपर ही रिलाई किया है, उसके अंदर 39 के अंदर ये नाम नहीं है जी। ठीक हो गया। ये बता दें कि ये इलेक्शन कमीशन किस मखमसे में है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला इंप्लीमेंट करना है, उसे क्या लगे कि तहरीक इंसाफ को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नून लीग को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ये फैसले को इंप्लीमेंट करने के लिए ये देखना कि ये फैसला आईनी है या गैर आईनी है, कानूनी है या नहीं है, इसको रिव्यू में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन किन झंझटों में पड़ा हुआ सर? देखिए, बात यह है कि बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही ऑर्डर जो था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया, उन्होंने अपनी एक इंटरप्रिटेशन जो है वो आर्टिकल 51 की जो है इन द नेम ऑफ कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल 187 की बुनियाद के ऊपर की है। वो एक और बहस है कि 187 लागू होता है या नहीं है, लेकिन इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें ये कहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर या इंटरप्रिटेशन के अंदर, वो डेफिनेटली आएगी कि क्या जी आपने जो रिवर्सल का कहा है उसका क्या मैकेनिज्म है, क्या जो सेक्शन 104 है उसकी लिस्ट ही अभी तक नहीं आई, या इनकी कोई पहले की लिस्ट अगर गई हुई है हमने उसको एंटरटेन करना है कि आपकी दोबारा जो लिस्ट आएगी उसको एंटरटेन करना है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजें उनके माइंड के अंदर हैं जिसको उन्होंने आज डिस्कस किया होगा, लेकिन अल्टीमेटली असर दो ही चीजें हैं, या ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको रिव्यू के अंदर चली जाएगी, और या ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो चेंबर के अंदर जाएगी कि हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हमें इन 3-4 पॉइंट्स के ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दें। और वो सुप्रीम कोर्ट ने बजाते खुद विंडो जो है वो ओपन रखी है, और इनके लिए विंडो नहीं ओपन रखी, वो सुप्रीम कोर्ट ने PTI के लिए भी विंडो ओपन रखी है कि जी आप हमारे पास आ सकते हैं। तो दोनों के लिए ऐसी चीज मौजूद है। अब 12 को जब आया है, आगे आपकी छुट्टियां आ गई थी, आपको पता है आज उसका पहला वर्किंग डे था, तो 1-8 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेफिनेटली उसको डिसाइड करना चाहिए। और जितनी देर तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो रिवर्स नहीं आती या सुप्रीम कोर्ट इसी चीज पे अगर इलेक्शन कमीशन रिव्यू में जाता है, उसके ऊपर हाफिज साहब, अगर इलेक्शन कमीशन रिव्यू में जाता है तो उसके रिव्यू की बुनियाद क्या होगी? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर रिव्यू के ऊपर जाएगा तो उसकी 3 ही बुनियाद होंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लार्जर बेंच है या जो फुल कोर्ट बना है उसके अंदर जो 11 जजेस हैं उन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इस सारे प्रोसेस को था आर्टिकल 51 का, उसको बाईपास किया है, जो 3 दिन का क्लॉक वाला टाइम था, या सेक्शन 104 या रूल 92-94 को आपने बगैर अल्ट्रा वायरस किए हुए किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 51 ट्रीट किया है। मेरा ख्याल है कि ये बुनियादी चीजें हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अली बुखारी साहब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ऐसा होने नहीं जा रहा लेकिन मैं वैसे ही मेरे जहन में आया कि एक सिचुएशन है कि अगर फर्ज कीजिए कि कमीशन जो है वो रिजाइन कर जाए, कमीशन के मेंबर्स रिजाइन कर जाएं, तो इस तरह की जजमेंट्स को कौन इंप्लीमेंट करता है? देखिए जी, इंप्लीमेंट तो हो जाना, ये नहीं हो सकता कि जो है कौन करेगा? ECP खुद करेगा। देखें ECP 2 चीज़ें आ गई, अब एग्जीक्यूशन के ऊपर चीज़ चलेगी। अभी हाफिज साहब ने कहा रिव्यू में, मैं नहीं समझता हूँ कि ECP रिव्यू में जाएगी, क्योंकि सारा का सारा बर्डन जो है वो ECP के कदमों के ऊपर है। जो सारे की सारी मुश्किलात है अल्टीमेटली जिस भी जजमेंट का ऑफ शूट थी वो आगे गिरी ECP के ऊपर। चलिए जी, बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब, हाफिज साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।